मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी बेटा। और आप जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है एग्रीकल्चर, उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर आपको भेजा है, सेंड किया है आपके कैंपस प्रो ऐप पर, उसको आपने देखा भी होगा। और इससे अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के बाद आपने अपने टॉपिक्स के माध्यम से जो चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको लर्न भी किया होगा। आगे हम आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेकंड लेक्चर में, मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलें, उसी को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और सबसे पहले हमारी स्टार्ट होती है बेटा बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स का अर्थ होता है बेटा मीन्स पेय फसलें, मीन्स पीने वाली फसलें। इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता बेटा, आपसे अगर पूछा जाए बेटा राइट द वन नेम ऑफ द बेवरेज क्रॉप्स, तो बेटा बेवरेज क्रॉप्स का क्लियर होना चाहिए आपको। बेवरेज मीन्स पेय फसलें, मीन्स टी एंड कॉफी। ये हमारी मेन क्या है, बेवरेज क्रॉप्स है। हम सबसे पहले लेते हैं टी को। टी बेटा हमारी जो प्रमुख बेवरेज क्रॉप्स है, तो इसका टाइप्स क्या है बेटा, ये प्लांटेशन क्रॉप्स है। मीन्स इसको सिर्फ हम बेटा अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल पर्पज से इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो ये किस टाइप की क्रॉप्स है बेटा, प्लांटेशन क्रॉप्स है। इसका क्रॉपिंग पैटर्न नहीं होता बेटा, क्योंकि एक बार इसकी रुपाई के बाद लंबे टाइम पीरियड तक हम क्या करते हैं, चाय के पौधे से उसकी पत्तियों को कलेक्ट करते हैं और उससे क्या करते हैं, चाय का निर्माण करते हैं। इसलिए ये किसी क्रॉपिंग पैटर्न्स में इसको काउंट नहीं किया जाता है बेटा। चाय के पौधे होते हैं जो टी होते हैं, इनके लिए बेटा सबसे सुटेबल जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, सुटेबल टेम्परेचर होता है। मीन्स इसके जो जोग्राफिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि टी क्रॉप्स है उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। इसके लिए बेटा जो हैवी रेनफॉल्स एरिया में 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर जो रेनफॉल्स एरियाज हैं, वहां पर ये फसल क्या की जाती है, ग्रो की जा सकती है। साथ में इसके लिए बेटा लूमी जो हम बात करते हैं सॉइल्स, इसके लिए सबसे सुटेबल होती है। आपने देखा होगा कि चाय की जो यहाँ पे खेती होती है वो बेटा हिली एरियाज में होती है। तो हिली एरियाज में क्या होता है बेटा, इसमें जो स्लोप होता है वो हाई होता है, और स्लोप इस पौधे के लिए क्या है, जरूरी है। हमारे यहाँ पर हमें हैवी रेनफॉल्स की मीन्स यहाँ आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ में चाय के पौधे में बेटा अगर हम बात करते हैं, चाय का जो पौधा है उसकी जड़ों में पानी ठहरना नहीं चाहिए। अगर वहां पर पानी एक स्थान पर ठहरता है तो इसकी जो जड़ पौधा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए बेटा जो चाय है वो हमेशा हिली एरियाज में या हाई स्लोप वाले एरियाज में क्या जाती है, उगाई जाती है। इसका सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बेटा वो कौन सा है, असम है। चाय के पौधे का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट असम है। और हमारे देश में जो चाय की जो शुरुआत की थी इसकी बिजाई, तो बेटा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। आप इस चीज को लेकर जब हमारी लॉकडाउन हट जाएंगे तो हम इसको बारे में आपको क्लियर करेंगे कि जो चाय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में यहाँ शुरुआत क्यों की। इसके साथ ही बेटा अगर हम बात करते हैं, इस चाय के उत्पादन में भारत का पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन में है। हम चाय का जो प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में भारत पहले नंबर पर है। और इसके बेटा हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स में भी हम सबसे ज्यादा बड़े मात्रा में चाय के क्या है, एक्सपोर्टर्स कंट्री है इंडिया। तो आपको चाय के जो टी है उसकी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। टी मीन्स एक प्लांटेशन क्रॉप्स है, ये किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न में इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। साथ में इसके लिए बेटा सबसे सुटेबल जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और इससे रेनफॉल्स की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर इसमें रेनफॉल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। लोमी सॉइल्स और मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स जिसमें बेटा ह्यूमस कंटेंट्स वाले जो सॉइल्स है वो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, सुटेबल सॉइल्स है। और असम स्टेट है वो बेटा इसका सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया है वो बेटा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड जो बेवरेज क्रॉप्स आती है बेटा वो आती है कॉफी। कॉफी आजकल काफी प्रचलन है जो पेय पदार्थ के रूप में। तो बेटा जो कॉफी जो क्रॉप्स है इसकी ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप्स का ही क्या है, टाइप्स है। भारत में अरेबिका वेराइटीज की कॉफी क्या की जाती है बेटा, प्रोड्यूस की जाती है। क्योंकि जो कोई भी क्रॉप्स होती है उसकी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं। और भारत में कौन सी वेराइटीज की कॉफी ग्रो की जाती है, अरेबिका। अरेबिका वेराइटी की जो कॉफी ग्रो की जाती है वो सबसे हाई क्वालिटी की कॉफी है बेटा। और पूरे वर्ल्ड में इस
इस क्वालिटी की कॉफी की सबसे ज्यादा क्या है, डिमांड है। और ये भारत के सबसे ओल्डेस्ट बेवरेज क्रॉप्स है। चाय से पहले हम कॉफी का ही उत्पादन करते थे। चाय का जो उत्पादन हमारा जो स्टार्ट हुआ वो किसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टार्ट करने पर यहाँ पर चाय का उत्पादन क्या हुआ था, शुरू हुआ था बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, चाय कॉफी की हम कौन सी वेराइटीज की कॉफी ग्रो करते हैं, अरेबिका वेराइटीज की कॉफी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इस क्रॉप्स के लिए बेटा 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। और साथ में से बेटा 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल्स वाले एरिया में इसको बोया जाता है। रेड और लेटराइट सॉइल्स बेटा कॉफी के लिए सबसे ज्यादा क्या है, सुटेबल सॉइल्स होती है। और कॉफी का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बेटा वो है कर्नाटका। कौन सा है, कर्नाटका स्टेट है। फिर बेटा हम आते हैं इसमें, अगर जो हमारे बेटा जो नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं उनमें रबड़ हमारी आती है, रबड़ पहली। तो रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ भी बेटा एक प्लांटेशन टाइप की क्या है, क्रॉप्स है। और ये भी किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न में इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसकी एक बार बेटा पौधों की जो रोपाई के बाद हम लंबे टाइम पीरियड्स तक उससे क्या करते हैं, रबड़ को कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो रबड़ का जो पेड़ होता है, जो ट्री होता है, उसमें हम कट करके उससे क्या करते हैं, एक लिक्विड जो पदार्थ है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है जो उसका रॉ मटेरियल्स है, और उससे हम नेचुरल रबड़ का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। रबड़ की पौधों की ग्रोथ करने के लिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर्स की। तो बेटा उसमें अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। और इसमें बेटा 200 से 400 सेंटीमीटर्स मींस हाई टेम्परेचर्स और हाई रेनफॉल्स, जिसे हम कह सकते हैं बेटा टेम्परेट क्लाइमेट्स, इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होती है, सुटेबल्स होती है। और रबड़ की जो खेती है इसके लिए बेटा अगर हम बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल्स और लेटराइट सॉइल्स हैं, वो इसके लिए मोस्ट सुटेबल सॉइल्स होती है। और इंडिया में बेटा जो केरला जो स्टेट है वो रबड़ का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और पूरे वर्ल्ड में हम रबड़ के प्रोडक्शन में इंडिया की जो पोजीशन है वो बेटा वो है 5th पोजीशन से। जो नेचुरल रबड़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पूरे संसार में हम 5वें स्थान पर हैं। यस। फिर बेटा आता है कॉटन। कॉटन बेटा ये फाइबर क्रॉप्स है, मीन्स इसके जो टाइप की हम बात करते हैं फाइबर या कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में हम इसको काउंट करते हैं। यस, जो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ये बेटा हमारे क्या है, फाइबर क्रॉप्स हैं। इनमें से कॉटन, जूट, और इनको तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ तक कि सन, इनको हम ग्रो करते हैं एक एग्रीकल्चर के रूप में। जबकि बेटा हम बात करते हैं सेरिकल्चर, जिसे हम बात करते हैं रेशम। सेरिकल्चर्स बेटा हम बात करते हैं इसमें जो रेशम के जो कीड़े हैं उनके जो मेलबरी जो ट्री होते हैं उन पर उसका पालन किया जाता है। तो वो एक कृषि का टाइप नहीं है, लेकिन वो भी एक नेचुरल क्या है, फाइबर्स है, जो इसी में काउंट होता है। कॉटन की बात करें तो बेटा कॉटन से कॉमर्शियल्स या फाइबर क्रॉप्स है। इसे बेटा खरीफ सीजन में इसकी क्या होती है, बिजाई होती है। आप अपने आसपास सराउंडिंग में देख रहे होंगे कि अब हमने किसकी बेटा कॉटन की क्या की है, कपास की बिजाई की है। तो ये कौन सा सीजन स्टार्ट हो रहा है, खरीफ सीजन। इससे बेटा 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की क्या होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और इसे बेटा 50 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल्स एरिया में भी क्या किया जा सकता है, इजीली ग्रो किया जा सकता है। इस कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे जो सुटेबल सॉइल्स है बेटा वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल्स। हमने पढ़ा भी था, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स। तो ब्लैक सॉइल्स का अदर नेम रेगर सॉइल्स भी हमने पढ़ा था, और कॉटन ब्लैक सॉइल्स भी इसका नाम हमने पढ़ा था। क्योंकि जो कॉटन क्रॉप्स है उसके लिए सबसे जो सुटेबल सॉइल्स है वो बेटा कौन सी है, ब्लैक सॉइल्स है। और गुजरात है वो कॉटन का इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। भारत है बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं 3rd पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में कॉटन के प्रोडक्शन में। चाइना इसमें फर्स्ट है, फिर यूएसए, और फिर ब्राजील, और फिर बेटा इंडिया। इसकी बात करते हैं बेटा जूट, जो हमारी फाइबर क्रॉप्स है या कॉमर्शियल क्रॉप्स है। इसमें बेटा हाई टेम्परेचर्स और हाई रेनफॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसे न्यू एलुवियल सॉइल्स इसके लिए मोस्ट सुटेबल्स होती है। और वेस्ट बंगाल से वो इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जब हमारा देश 1947 में बेटा एक इंडिपेंडेंस कंट्री बना तो इंडिया के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और जो हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं मींस एट प्रेजेंट बांग्लादेश, ये पहले पाकिस्तान का ही क्या था बेटा, पार्ट्स था। पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में
जो ईस्ट पाकिस्तान से वो एक न्यू कंट्री के रूप में बना बेटा, वो है बांग्लादेश। तो हमारे जो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जूट, तो जूट का जो अधिकतर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो किस में चला गया था, ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में चला गया था। आज भी हमारे देश में हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी मात्रा में जूट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जो बेटा पैकिंग सामान के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेटा ये आपकी जो मेजर क्या की थी, क्रॉप्स थी, जो प्रमुख फसलें थी। इनके साथ बेटा अगर हम बात करते हैं, नीचे एक आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन इंडिया, कि भाई ऐसे कौन से कारक उत्तरदायी हैं कि भारत में अब भी कृषि उत्पादन है वो अदर कंट्रियों के कंपेयर में काफी क्या है, कम है। हमारे देश में जो कृषि उत्पादन होता है वो कम होता है, मींस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या है, लो है। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन लो होने के पीछे कारण क्या है, उसके लिए कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स हैं। तो बेटा आज भी हमारे देश के अधिकतर जो किसान से बेटा हमारे जो टोटल जो नेट स्नो एरिया है, या हम बात करते हैं सोविंग्स एरिया है, उसके बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं है। मींस आज भी हमारे देश में ऐसे एक बड़ा एरिया है जहां फार्मर्स होते हैं वो इरिगेशन के लिए मॉनसून या रेनफॉल्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से ऐसे एरिया हैं या ऐसे बहुत से किसान हैं जो बेटा मॉडर्न टूल्स या मशीन्स का क्या नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। वो बेटा क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव टूल्स का ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आज भी हमारे देश के ऐसे बहुत से ऐसे किसान हैं जो बेटा हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सीड्स, जो अपने परंपरागत जो घरेलू बीज होते हैं उन्हीं की क्या करते हैं, बिजाई करते हैं। HYV जो सीड्स हम बात कर रहे थे, हाई एलडी वेराइटी ऑफ सीड्स, जो बेटा उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं उनका उपयोग आज भी हमारे कृषि क्षेत्र में किसानों द्वारा बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। दूसरी बेटा हमारे जो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाई है, और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने की वजह से एग्रीकल्चर पर क्या है बेटा, प्रेशर्स है, जिस वजह से भी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, लो है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स हैं जिनकी वजह से आज भी भारत में कृषि उत्पादन है बेटा वो अदर यूरोपियन कंट्री या बेटा डेवलप कंट्री के कंपेयर में काफी कम है। इसके लिए मैंने आपको जो फैक्टर बताए हैं उसके अलावा कुछ यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, ओवर क्राउडिंग्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द इनपुट्स, साइज ऑफ द लैंड्स, पुअर टेक्निक्स। इनमें मैंने आपको बताए हैं बेटा, आपको मीन्स हमारे यहाँ पर फार्मर्स द्वारा बेटा इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं हो पाना, जिसकी वजह से वो मानसून पर डिपेंड करते हैं और जिससे हम रबी और खरीफ और जायद सीजन्स में हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम बात करते हैं खरीफ सीजन्स में क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3 बेटा हम मॉडर्न इनपुट्स या मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न टूल्स एंड मशीन्स का यूज बहुत ही कम मात्रा में हमारे देश में किया जा रहा है, सीमित मात्रा में। उसके बाद हम बात करते हैं हाई वेराइटीज के जो सीड्स होते हैं उनका यूज भी किसानों द्वारा बहुत ही कम मात्रा में किया जा रहा है। इसके साथ बेटा हम बात करते हैं हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनके पास सरप्लस नहीं होना भी एक इसके लिए क्या है, मेन प्रॉब्लम्स है। सेविंग मनी का नहीं होने की वजह से वो एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने में क्या रहते हैं बेटा, असमर्थ रहते हैं। तो इसके लिए बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेटा जिसकी वजह से हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, कम है। लेकिन ये इसके विपरीत आ जाए कि भी भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको आंसर देना होता है। और उसके लिए आंसर देने के लिए बेटा आपको सबसे पहले जो हम बात करते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स के लिए जो इंस्टीट्यूशनल्स और टेक्निकल जो रिफॉर्म्स किए हैं वो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डे बाय डे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स मीन्स इंस्टीट्यूशनली मीन्स संस्थागत या टेक्निकल मीन्स टेक्निक से संबंधित क्या किए हैं, सुधार किए हैं, ताकि कृषि उत्पादन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने बेटा कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया देश की आजादी के बाद, मीन्स जिसे हम कहते हैं चकबंदी। बेटा जैसे आप जानते हैं कि एक परिवार में एक परिवार का हेड है, मुखिया होता है, उसके अगर 2 बेटे होते हैं तो उनके बीच जमीन क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इससे बेटा लगातार डिवाइडेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर जो फार्म्स है उनकी साइज क्या होती चली गई, छोटी होती चली गई।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। जिस किसान के पास जितने एकड़ जमीन थी उसको बेटा एक स्थान पर कलेक्ट करके दी गई, जिससे एग्रीकल्चर फार्म का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और बेटा प्रोडक्शन से बढ़ा। इसके साथ सरकार ने बेटा अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम्स, बेटा देश जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे देश में जमींदारी सिस्टम था और अधिकतर जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बेटा जमींदारों का क्या था, कंट्रोल था या वो उसके ओनर थे। लेकिन देश की आजादी के बाद हमने जमींदारी सिस्टम पर क्या किया, बैन किया और जो किसान थे उनको बेटा एक्चुअल्स में अपने जो लैंड का क्या बनाए गए, ओनर बनाए गए, जिससे किसान जब अपने लैंड का ओनर बना तो वो अपने भूमि पर और अधिक मेहनत से क्या कर सकता है, उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए हमने जमींदारी सिस्टम को पर भी क्या किया, बैन किया। हमने अपने लैंड रिफॉर्म्स, हमारे जो एग्रीकल्चर जो हमारे पास जो अवेलेबल जो टोटल एरिया था, हमने उसमें लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से नेशनल एरिया को क्या किया, इंक्रीज किया, जिससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। बेटा किसानों के पास, मैंने अभी आपको बात कर रहा था कि उनके पास सरप्लस सेविंग नहीं होती है और सरप्लस सेविंग नहीं होने की वजह से अधिकतर किसान से वो एग्रीकल्चर इनपुट्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा ग्रामीण बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या किया, ओपन किया, ताकि फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। मींस कम ब्याज दर पर उनको बेटा पैसे दिए जा सके और उन पैसों से वो बेटा अपनी एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड्स को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके और जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। यहाँ तक कि किसानों को बेटा इन इनपुट्स को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो फर्टिलाइजर्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इन पर क्या सब्सिडी भी क्या की, स्टार्ट की, ताकि किसान मोटिवेट हो और उन चीजों को क्या करें, परचेज करें। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं केसीसी, जिसे हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड्स, आप अपने परिवार के जो बड़े मेंबर्स हैं उनसे आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए पैसे की जो मनी, जो कैपिटल्स की नीड्स को कंप्लीट करने के पर्पज से सरकार ने बेटा एक स्कीम स्टार्ट की, किसान क्रेडिट कार्ड्स। किसानों को बेटा लो इंटरेस्ट रेट पर इसके माध्यम से क्या दिया जाता है, ब्याज पर बैंकों से रुपए दिए जाते हैं और वो उन पैसों से किसान अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड्स को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। यहाँ तक कि वेदर बुलेटिन्स मींस मौसम या बेटा से संबंधित जानकारी आज आप देखते हैं रेडियो पर, टेलीविजन पर और न्यूज़पेपर में बेटा किसानों को बेटा मौसम से संबंधित क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओपन की गई हैं, यहाँ तक कि बेटा किसान सेवा केंद्र ओपन किए गए हैं, जो किसानों को बेटा नई नई फसलों के बारे में जानकारी देते हैं और नई नई वेराइटीज के बारे में जानकारी देते हैं। और यहाँ तक कि किसानों को ट्रेनिंग दे करके उनको बेटा अदर टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। यहाँ बेटा अगर आपको देखते हैं इसमें ग्रीन रिवोल्यूशंस, बेटा भारत सरकार ने अपने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर रहने के लिए इस प्रकार की ग्रीन रिवोल्यूशन है, व्हाइट रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन है, ऐसी कई क्रांतियां स्टार्ट की, ताकि इनके माध्यम से किसानों को मोटिवेट किया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स पर। मैंने आपको कहा था कि इनकी अवेलेबिलिटी क्या हो, सुनिश्चित की जाए और साथ में इनको लो प्राइस पर किसानों को क्या किया जाए, मार्केट में अवेलेबल किया जाए। यहाँ तक कि किसानों को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी मींस जब किसान जब फसल की बिजाई करता है तो एवरी सोविंग सीजन के टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, उन क्रॉप्स की प्राइस को अनाउंस करती है कि हम इन फसलों को इस रेट पर खरीदेंगे। तो वो इसलिए क्यों किया जाता है बेटा, ताकि किसान मोटिवेट हो, उनको लगे कि भाई हाँ हमारी फसलों के उचित दाम हमें मिल रहे हैं। तो वो एमएसपी भी एक किसानों को बेटा मोटिवेशन के रूप में उनको इस किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो बेटा आपसे ये पॉसिबल किया जाता है कि विच इंस्टीट्यूशनली एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेटा आपके पास ये काफी पॉइंट हैं जो मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट्स में सेंड किए हैं। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज ये चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर है और बेटा ये चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल्स पार्टी। धन्यवाद।